वेलकम टू यूपीएससी हिस्ट्री गुरु। स्वागत है आप सबका। मेरा नाम है सुहेल तुर्की और आज आप लोगों के लिए, जैसे हमने बात की थी कि एंशंट हिस्ट्री के, आज हम क्रॉनिकल ऑर्डर देखेंगे। इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाई थी उसमें मैंने मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का क्रॉनिकल ऑर्डर बताया था। कुछ बच्चों ने ये कहा था कि हम बहुत जल्दी जल्दी रैप अप कर रहे हैं। बेटा, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि मैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री बहुत अच्छे से कंप्लीट कर चुका हूँ। मैं आपके लिए क्रॉनिकल ऑर्डर इसलिए लेके आया था ताकि आप इसके एक शॉर्ट नोट्स बनाएं। वीडियो को आप पॉज भी कर सकते हैं, रोक के चला भी सकते हैं। तो कल कुछ बच्चों ने कहा था कि सर बहुत तेज़ हो रहा है एंड आई थॉट मे बी आई शुड टेक क्लास बिकॉज वो लॉन्ग ड्यूरेशन की क्लासेस रहती हैं मेरी, इनको भी काफ़ी सारी क्लासेस होती हैं। एंड आई थॉट कि हम बैठ के क्लास ले सकते हैं और थोड़ा सा आप लोगों को भी आराम से पता चलता जाएगा। बट अभी क्रॉनिकल ऑर्डर चल रहा है। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के पार्ट में हमने बहुत अच्छे से क्रॉनिकल ऑर्डर यूज़ किया, कैसे होता है, दैट्स लाइक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। और आज हम यूपीएससी हिस्ट्री गुरु में एंशियंट हिस्ट्री के क्रॉनिकल ऑर्डर्स की बात करेंगे। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप यूपीएससी हिस्ट्री गुरु पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिएगा कि ताकि आने वाली वीडियोस के बारे में आपको पता चले। एंड आप हमें कॉल कर सकते हैं व्हाट्सएप ऑन 7982330973 पे, ताकि आपको मेरी आने वाली सारी वीडियोस की और मेरी क्लासेस के बारे में जानकारी मिले। बहुत अच्छी सीरीज़ है। अभी कल हम मध्यकालीन यानी मिडाइवल हिस्ट्री की बात करेंगे, फिर उसके बाद मैं वर्ल्ड हिस्ट्री पे लेके चलूँगा आपको। सो लेट्स स्टार्ट टुडे। आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? इंपॉर्टेंट डेट्स एंड इवेंट जो एंशिएंट इंडिया में स्टार्ट होती हैं, वो सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो वो हमारे प्री हिस्टोरिक पीरियड से स्टार्ट हुई। अब ये प्री हिस्टोरिक पीरियड जब मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, देखिए यहाँ पे ये टाइमिंग पीरियड दिया हुआ है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि हम यहाँ पे सिर्फ डेट्स और इवेंट के बारे में बात कर रहे हैं। अब ये डेट्स मैंने कल भी आपको बताया था, जब हम डेट्स की बात करते हैं या इवेंट्स की बात हम कर रहे हैं तो यही हमारे लिए मेन इंपॉर्टेंट चीज़ बनते हैं, यानी कि इवेंट और डेट ही क्रिएट करते हैं हर चीज़ को। और एंशिएंट इंडिया की प्री हिस्टोरिक पीरियड जो स्टार्ट होता है, दैट्स एक्चुअली स्टार्टेड इन 700 एडी। अगर आप देखेंगे तो एंशिएंट इंडिया को हम लोग यानी कि प्राचीन इतिहास को अगर स्टडी करना है, यानी कि हमने इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है और समझना है, तो हमारे लिए एक सर एक बेस्ट वे है कि हम इसको किस तरीके से पढ़ सकते हैं कि हमें यहाँ पे ये बता रहा है कि एंशिएंट इंडिया कैन बी स्टडी अंडर अदर हेड लाइक बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ स्टोन, वहाँ के मेटल और वहाँ के लोग किस तरीके से यूज़ उनको किया करते थे। यानी क्योंकि आपके पास कोई जानकारी नहीं है, हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं है, तो ये कहना कि सर हम किस तरीके से पढ़ सकते हैं। और आप सब जानते हैं कि लिटरेचर की बहुत ज़्यादा कमी है, क्योंकि उस समय जो एविडेंसेस हमें मिले वो बहुत कम मिले। अब जब एविडेंसेस बहुत कम मिले तो आपके पास क्या ऐसा है जो आप लोगों को बता सकते हैं कि ये चीज़ें हो रही थी, इस तरीके की चीज़ें हुई। तो उस समय हम सर ये यूज़ करते हैं कि बेसिकली उस समय सबसे ज़्यादा हमारे लिए सिर्फ एंशिएंट इंडिया के कुछ टूल्स थे, और इसको पढ़ने के लिए हम क्लास 6 की एनसीईआरटी का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद सर आप सब जानते हैं कि हमारे इंडिया के अंदर जब हम स्टोन एज को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं, तो स्टोन एज को डिफाइन जब किया जाता है तो बेसिकली इसको अलग अलग पार्ट में डिफाइन है। पहला पार्ट हमारे लिए पैलोलिथिकल पीरियड रहा, सेकंड हमारे लिए मीजोलिथिकल पीरियड रहा, थर्ड हमारे लिए नियोलिथिकल पीरियड रहा। अब ये पीरियड जो हैं, जो डिफाइन किए गए, इनके आधार पे हम बताते हैं कि इंडिया के लोग या किस तरीके से रहा करते थे प्राचीन इतिहास की जब हम बात करते हैं। और फिर एक पीरियड टाइम तक वो आया जब हम इस पीरियड की बात करते हैं कि ये पीरियड चालकोलिथिकल पीरियड जो बना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था, क्योंकि इस पीरियड में काफ़ी सारे हमें मेटल्स वगैरह के बारे में जानकारी मिली। नाउ बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ स्टोन मेटल टूल्स जो यूज किए गए पैलोलिथिकल पीरियड में, मीसोलिथिकल पीरियड में, नियोलिथिकल पीरियड में, उसके आधार पे हिस्ट्री को क्रिएट किया गया। अब कोई ये बच्चा कहेगा कि सर हमारे पास कोई लिटरेचर है या एक इमेजिनेटिव वे में जो एक्सक्वेशन की गई, आर्कोलॉजिस्ट ने जो चीज़ें ढूंढी, इस तरीके से हमारी हिस्ट्री स्टार्ट हुई। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बेसिकली अगर आप देखेंगे तो आपको एक चीज़ बड़ी अच्छे से देखनी पड़ेगी और समझनी भी पड़ेगी, क्योंकि जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो काफ़ी सारी चीज़ों पे हमें ध्यान देना पड़ता है।
अब हमें ध्यान दिए देना है कि देखिए अगर आप इस चीज़ को देखेंगे इन टू फाइंड आउट दिस पॉइंट वेरी मच इंपॉर्टेंट, और यूपीएससी यहाँ से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी पूछता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट अगर आप यहाँ पे देखेंगे वो आपको क्या देखने को मिला बेटा, कि हम लोगों की, पहले मैं स्लाइड आपको दिखा देता हूँ बेटा, ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आपको पता चलेगा। अगर हम यहाँ पे देखें सर तो हमें अलग अलग पैटर्न देखने को मिले किस तरीके से ये स्टोन एज पीरियड चला, लेकिन पैलोलिथिकल पीरियड को हम जो टाइम बाउंड देते हैं वो 2 मिलियन बीसी से लेके अगर आप देखेंगे तो 10,000 बीसी तक दिया जाता है। और इसमें अगर आप देखेंगे तो हम लोगों को पैलोलिथिकल पीरियड में आग के बारे में पता चलता है, यहाँ पे टूल्स किस तरीके से यूज किए, ज्यादातर जो टूल्स बनाए जाते थे वो लाइमस्टोन्स के हुआ करते थे, और ऑस्ट्रिच के एग्स हमें यहाँ पे मिले। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पैलोलिथिकल साइट जैसे भीमबेटका मध्य प्रदेश के अंदर, हुस्नी यानी करनौल केव्स हो गई, नर्मदा वैली हो गई, हथनोर एमपी हो गया, और कालागढ़ी बैसिन हो गई। ये एक ऐसे एरिया हैं जिन्होंने प्राचीन इतिहास को एक नया रूप दिया। अब पैलोलिथिकल पीरियड में इसका मतलब है कि हम सारी चीजें जो कर रहे हैं, ये जो सारी चीजें आप देख रहे हैं, इसका मतलब है ये सारी की सारी चीजें स्टोन एज से शुरू हुई। उन्हीं के आधार पे हमने ये साइट्स जो मैं बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्री के एग्जाम से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास मीजोलिथिकल पीरियड आ जाता है सर। अब मीजोलिथिकल पीरियड जो है उसका टाइम बाउंड दिया गया वो 10,000 से लेके 8,000 बीसी तक दिया गया। मेजर क्लाइमेट चेंज इसका पीछे एक बहुत ही बड़ा फैक्टर दिया गया कि यहाँ पे बहुत ही बड़ा मेजर क्लाइमेट फैक्टर ये हुआ कि माना जाता है कि सर यहाँ पे कुछ चेंज आई वेदर में, यहाँ पे लोगों ने डोमेस्टिकेशन करना शुरू किया, एनिमल्स को पालना शुरू किया, और यहाँ पे हमें एक वर्ड जो मिलता है माइक्रोलिथिक, यानी कि अब जो औजार थे वो थोड़े बहुत छोटे होने लगे थे। ब्रह्मगिरी जैसे मैसूर हो गया, नर्मदा, विंध्या, गुजरात, ये वो एरिया है जहाँ पे हम लोगों को इनके जो है डिफरेंट डिफरेंट टूल्स मिले। उसके बाद हमारा पीरियड आता है सर नियोलिथिकल पीरियड। नियो का मतलब होता है न्यू और लिथिक का मतलब होता है स्टोन, यानी कि नए पत्थर मिले, और टाइम बाउंड इसका 8,000 से 4,000 बीसी दिखाया गया। यानी ये भी शो करता है कि ये कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हमारे हिस्ट्री का रहा। इसमें एग्रीकल्चर स्टार्ट हो चुका था सर, व्हील डिस्कवर्ड हो चुके थे, और इनाम गांव सबसे पहला गांव है जिसके अंदर हमें काफी सारी जानकारी मिली। मैं क्रॉनिकल ऑर्डर पढ़ा रहा हूं बेटा, याद रखिएगा। इस क्रॉनिकल ऑर्डर को पढ़ने का फायदा ये होगा कि जो आपके यूपीएससी के प्री के क्वेश्चंस हैं बेटा वो बड़े इजी तरीके से आप निकाल सकते हो। और ट्रस्ट मी, अगर आपको क्रॉनिकल ऑर्डर पता है तो आपके लिए चीजें बहुत इजी होने वाली हैं। सो कीप इन माइंड दैट यू आर गोइंग टू रिमेंबर दैट आपको क्रॉनिकल ऑर्डर पता होना चाहिए। अगर हम इनकी इंपॉर्टेंट साइट्स की बात करें, यहाँ पे मैंने मैप भी दिखाया है कि कहाँ कहाँ पे ये एरियाज थे। जैसे इंपॉर्टेंट में आपके बुर्ज़-ए-हमा, ये जम्मू एंड कश्मीर का ये वाला एरिया अगर आप देखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काफी सारी चीजें हमें यहाँ से मिली। उसके बाद एक और एरिया हमारे कश्मीर में ही एक आता है जिसको हम गुफ्तराल एरिया कहते हैं कश्मीर का, महरगढ़ जो कि है पाकिस्तान के अंदर। उसके बाद चिरन बिहार के अंदर, दोजली यानी कि हेडिंग त्रिपुरा आसाम के अंदर, ये सारे याद रखने पड़ेंगे। उसके बाद कोलीवार यूपी, महारगढ़ यूपी, उसके बाद हलूर एपी, पायमपाली आंध्र प्रदेश, मास्की, कोड़िकल, संगना, केलर, उतनार, टक्कलकोटा, ये सारे एरिया जो हैं वो हमारे नियोलिथिकल पीरियड से। नियोलिथिकल पीरियड्स एक और चीज को भी जन्म देता है जिसको हम मेगालिथिकल साइट्स कहते हैं, जहां पे बड़े बड़े ब्यूरल्स हमें देखने को मिले। और जैसे ब्रह्मगिरी हो गया, यहाँ पे याद रखिएगा कि हम लोगों को इन कब्रों के अंदर से काफी सारे शीश देखने को मिले, और उन्हीं के आधार पे हम लोगों ने पता किया कि आखिर किस तरीके से भारत के अंदर ये डिफरेंट डिफरेंट लोग जो है रहा करते थे और इनका कल्चर किस तरीके से होता था। कल्चर का मतलब बात समझ रहे होंगे आप लोग। द मोस्ट इंपॉर्टेंट कल्चर की जब मैं बात करता हूं तो आप समझिएगा। यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको कुछ दिखाने की कोशिश करूंगा, आप थोड़ा सा देख लीजिएगा बेटा। ये थोड़ा सा मैं जूम कर रहा हूँ आपके लिए, सो प्लीज देखिए ये जो पार्ट है ना, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट पार्ट। अब अगर मैं देखूं तो sorry, I should kept it very easy, that's because so that you will understand it very properly to remember. Yeah, so देखिए ब्रॉन्ज एज की बात करता है, कैन बी कंसिडर्ड। यहाँ पे ऊपर जो हमने इंपॉर्टेंट पीरियड दिया है कि सर क्या आप चालकोलिथिकल पीरियड के बारे में हमें क्या बताते हैं।
देखिए चारकोलिथिकल पीरियड 4000 बीसी में स्टार्ट होता है, 1500 बीसी के अंदर ये शुरुआत हुई। और उसके अंदर हमें सर सबसे पहले कॉपर एज की जब हम बात करते हैं तो कॉपर एज की बात क्या हुई कि सर कॉपर एज में हम लोगों को बहुत सारे अलग अलग जो है चीजें देखने को मिली और अलग अलग से इन लोगों ने मेटल्स का इस्तेमाल किया और इन मेटल्स के थ्रू ही हम लोगों को पता चला। मैं पीछे ले लेता हूं तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। Now we are innovating new ideas, so maybe it will take some time to us to understand the things. अब कॉपर एज कैन कंसिडर्ड बी ए पार्ट ऑफ द ब्रॉन्ज एज। कॉपर एज को ब्रॉन्ज एज भी कहा जाता है क्योंकि ब्रॉन्ज को जब आप कॉपर के साथ अगर आप देखेंगे तो ये जब आप टिन के साथ कॉपर और टिन को आप इंक्लूड कर लेते हैं तो आपके पास ये सारी चीज़ें, ये धातु आ जाता है, यानी कि मेटल आ जाता है। इंडस वैली लोग जो थे वो इनका इस्तेमाल करते थे 2700 से लेके 1900, कोई कहता है 1750, तो डेट के ऊपर हम लोग उतनी बात नहीं करते। आल्सो अगर आप देखेंगे तो कल्चर एट ब्रह्मगिरी, नवादा, टोली, नर्मदा रीजन्स हो गए, माशल्दा वेस्ट बंगाल हो गया, चिरन गंगा रीजन्स, ये सारे एरिया हमको चालुक्य पीरियड्स के देखने। ये चालकोलिथिकल पीरियड्स बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें, रेवोल्यूशन आ चुका था, चेंज आ चुकी थी, बदलाव आ चुका था, मतलब इस तरीके से कह सकते हैं हम लोग, एक बदलाव हमें देखने को मिला। उसके बाद अगर हम देखें सर तो हमारे पास एक और पीरियड आता है जिसको हम आयरन एज पीरियड कहते हैं, लोहे का काल। ये शुरू होता है 1500 से लेके 200 के बीच में, 200 बीसी के बीच में। वैदिक पीरियड जब शुरू हुआ भारत के अंदर तो आप सब जानते हैं कि वैदिक पीरियड जो है वो एक आर्यन का अराइवल भी हुआ था 1600 से लेके 600 के बीच में बताया जाता है। क्लास 6 एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 3, क्लास 11 तमिलनाडु के बुक में भी अगर आप चेक करेंगे तो चैप्टर नंबर 3 में नियरली 1000 ईयर बेसिक्स बुक्स हमें यहाँ पे हिंदुइज्म की, जैसे वेदास वेर कंपोज, यहाँ पे वेदास बनाई गई, माइट हैव रिटन डाउन लेटर, फिर बाद में उनको बाद में लिखा गया। जैनिज्म और बुद्धिज्म के बारे में हमें यहाँ पे पता चलता है। महाजनपदास जो है मेजर एक सिविलाइजेशन के तौर पे देखी गई, या बड़े बड़े, ये मैं क्रॉनिकल ऑर्डर बता रहा हूँ याद रखिएगा। और इंडस वैली ऑन द बैंक ऑफ रिवर गंगा। सो मगध अंपायर जो है उसके अंदर बिम्बिसारा और हयंका, जिसको हम अफरिंका डायनेस्टी कहते हैं, वो बहुत बन चुकी थी। उसके बाद आपकी आती है सिसुंगा डायनेस्टी, उसके बाद आपकी आती है नंदा डायनेस्टी, उसके बाद पर्शियन ग्रीक यहाँ पे आते हैं। अब याद रखिएगा कि मगध अंपायर को उस समय बिम्बिसारा रूल करते थे, शिशुंगा डायनेस्टी को उस समय काला स्क्वायर जो है रूल कर रहे थे, नंदा अंपायर को महापद्म नंदा, और उसके बाद पर्शियन ग्रीक अलेक्जेंडर यहाँ पे आते हैं। तो अलग अलग चीजें हुई। फिर मौर्यन अंपायर जो है भारत के अंदर 321 में शुरू होता है। 321 के अंदर जो है यहाँ पे शुरू हुआ था। शुड टेक इट बैक लाइक, इफ आई नॉट गो बैक देन विल बी क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर मी। जस्ट अ वेट, हम लोग कहाँ पे थे? ये हाँ, तो यहाँ पे हमारे पास गुप्ता अंपायर है। अब देखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसारा और अशोका, ये मौर्यन अंपायर जो भारत का सबसे श्रेष्ठ और बहुत ही बड़ा अंपायर माना गया है। काफी समय तक आपको पता है इन्होंने रूल किया और इंडिया का सबसे बड़ा अंपायर था। इनके पास हर एक वो जगह थी जो इनको चाहिए थी, लेकिन समय के साथ साथ कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जो चीजें बना के दी उसको बाद में अशोका के बाद कोई संभाल नहीं पाया। अशोका के बाद कोई ऐसा अंपायर बना भी नहीं, कोई ऐसा रूलर था भी नहीं जो मौर्यन अंपायर। फिर मौर्यन अंपायर डिसइंटीग्रेट हो जाता है, काफी अलग अलग भागों में बढ़ जाता है, और उसके बाद पोस्ट मौर्यन किंगडम आता है। अब देखिएगा ये मिडल किंगडम भी इसको कहा जाता है। जैसे सुंगास लोगों ने यहाँ पे रूल किया, फिर कानवास लोगों ने, फिर सत्यवाना डायनेस्टी, इंडो ग्रीक्स, प्रतिहांस, साकास, इन कुशान। सो कीप इट इन द क्रॉनिकल ऑर्डर। जैसे सुंगा आपने लगा दिया, फिर कानवा लगाया, फिर सत्यवाना लगाया, फिर इंडो ग्रीक्स, प्रतिहांस लगा दिया, साकास हो गए, कुशांस हो गए, क्रॉनिकल ऑर्डर में आएंगे आप। साउथ इंडियन किंगडम में आप देखेंगे चोला, चेरास, पांड्यास, संगमेश में आपको ये देखने को मिला। सो कीप इट इन द क्रॉनिकल ऑर्डर यू, सो दैट यू विल रिमेंबर फॉर द लॉन्गर टाइम। और उसके बाद आपके पास एक गुप्ता किंगडम शुरू होता है 880 टू 300, बहुत काल क्लासिकल पीरियड माना गया है। यहाँ पे आपके लिए सबसे बड़ा बात जो हिरूलर निकल के आया था, समुद्रगुप्ता, जिनको नेपोलियन, इंडियन नेपोलियन भी कहा जाता है। अब फ्रांस के अंदर भी एक नेपोलियन था तो इनको इंडियन नेपोलियन, क्योंकि इन्होंने बहुत ज्यादा एक्सपेंशन किया था, काफी अलग अलग जगहों पे गए और इनका ये मानना था कि एक्सपेंशन, लेकिन बाद में ये भी बदल गए
और पोस्ट गुप्ता की अगर कंटेम्प्रेरी गुप्तास की बात करें तो यहाँ पे हर्षा एक बहुत ही बड़े रूलर निकल के आए थे। बेटा याद रखिएगा इनका पीरियड बहुत ज्यादा, लेकिन उसके बाद फिर वाकाटाकास, फिर पल्लवास, फिर चोलक्यास। चोलक्यास में अलग अलग हमें पढ़ना पड़ता है, ईस्टर्न चोलक्या, वेस्टर्न चोलक्या, बदामी चोलक्यास, ये अलग आएंगे तो इनको आप अलग से देखेंगे। ऑल्सो क्योंकि उस समय अगर आप देखेंगे तो हुनस जो थे इन्होंने काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाया था। गुप्ताज अंपायर को भी डिसइंटीग्रेट करने के पीछे इन्हीं का हाथ था। उसके बाद मित्रकास हो गए, राजपूत हो गए, सेनास हो गए, इन चौहान। सो डू रिमेंबर कि एंशिएंट हिस्ट्री में आप इन सारी चीजों को क्रॉनिकल ऑर्डर में नहीं छोड़ सकते, ये आपके लिए प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो थैंक यू सो मच। आई होप कि आज मैंने आप लोगों को एक ओवरव्यू करवाया, क्रॉनिकल ऑर्डर बताया, मैंने पूरी हिस्ट्री तो नहीं पढ़ाई। अब कोई बच्चा ये कहेगा कि पूरी हिस्ट्री कंप्लीट कर दी सुहेल तुर्की ने, तो ऐसा मैंने कुछ भी नहीं किया है। मैंने सिर्फ आप लोगों को ये बताया था कि किस तरीके से यहाँ पे हम लोगों के अलग अलग रूलर्स जो है उन्होंने किस तरीके से रूल किया, मैंने उसके ऊपर ये बात की है। तो प्लीज़ अब ऐसा ना हो कि बच्चा बोल दे कि सुहेल सर ने ये किया। देखिए अगर को समझना पड़ेगा कि जब हम बात कर रहे हैं कि एंशियंट हिस्ट्री के ऊपर जब हम बात करते हैं तो एंशियंट हिस्ट्री हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट लेके आती है। तो एंशियंट हिस्ट्री में सबसे ज्यादा यूपीएससी किस पे सवाल पूछता है? सर एंशियंट हिस्ट्री में सबसे ज्यादा सवाल जो है क्रॉनिकल ऑर्डर्स में पूछे जाते हैं। तो हमने इस क्लास के अंदर क्रॉनिकल ऑर्डर्स को देखा। सो क्रॉनिकल ऑर्डर में हमें जितनी भी डायनेस्टीज हैं उनको क्रॉनिकल ऑर्डर में लगाना पड़ेगा, एक तो वो। दूसरा जब यूपीएससी की हम बात करते हैं, जो सर यूपीएससी भी हमें पता है कि अक्सर हमसे यही पूछता है कि बताइए भाई कि आपने किस तरीके से आप एंशियंट हिस्ट्री को अलग अलग जो है पैटर्न में लगा सकते हैं। क्योंकि एंशियंट जैसे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में मैंने आपको बताया, तो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में भी आपको इसी तरीके से। सो प्लीज कीप इन माइंड दैट वी आर टेकिंग ए क्लासेस ऑफ क्रॉनिकल हिस्ट्री किस तरीके से पढ़ी जाती है। तो ऐसा नहीं है कि सुहेल तुर्की ने आपको कुछ नया बता दिया, बट मैंने सिर्फ आपको कोशिश की कि आप लोग किस तरीके से अलग अलग तरीके से अपनी हिस्ट्री को अच्छे से समझ सकते हैं और बेटर वे से समझ सकते हैं। बेटर वे मतलब क्या हो सकता है। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। इट वाज अ ग्रेट प्लेजर टू शो यू दिस स्लाइड्स। कल जो हमारी क्लास होगी दैट विल बी ऑन द बेसिस ऑफ मिडाइवल हिस्ट्री, मध्यकालीन पे होगी, और उसमें हम क्रॉनिकल ऑर्डर, आज भी हमने क्रॉनिकल ऑर्डर पढ़ा। आई होप you have enjoyed this class so much. So I was not like hurried today, but being as a teacher, you must know that as I have a lot of classes, so sometime maybe it happens. So I'm extremely sorry for that. So, but try to find, try to get it into a, like when you are going to write your answer, maybe you are making a notes, keep the, use my videos, like put into a pause, write down a note and then go ahead. As you all know that like I'm trying to get some spare time for my own channel, because quite busy schedule. You all know that आप तो पूरे दिन मेरे साथ ही होते हैं. So now inshallah we are trying our level best. If you have any question, if you have any suggestion regarding, even I'm getting a message from the different students, they are saying put something related to the international relation. Let me finish the history completely first, because I want to be like, it should be a very full series for those. Maybe there are some students who are not able to take subscription or maybe not able to join the classes. So what I am trying to do is that I keep myself busy on this channel to put some authentic sources and content, and may Allah bless you all, and please keep helping us to grow. And I want to make this community very large, and it will only possible when your love and support remain with us. And thank you for being, and thank you so much for the all UPSC History team. They are trying very hard for making slides and everything. So it's a joint work. It's not only Suhail Turki who is working. Maybe there are some students, like there are some people with me. They are, वो सामने तो नहीं आते, but उनका भी बहुत शुक्रिया. They are trying their level best. So hopefully अगर आपको इसकी पूरी PDF चाहिए होगी तो please do join the UPSC History group. Till then, take good care of yourself. Stay safe and stay blessed, and do remember one thing. इस क्लास में वही टिकेगा जो रियलिटी को फेस करेगा, बिकॉज वी ऑल नो दैट द ऑथेंटिसिटी इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. अपने माता पिता का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा. स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड. मुझे अपनी दुआओं में भी याद रखिएगा. बाय बाय.